नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेशमकीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सिंदूर की होली जो कि एनडीए नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और ये जो है हम लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है नाटक है और इसको हम विस्तार रूप से थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम सिंदूर की होली की ओर। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सिंदूर की होली जो नाटक है ये समस्या नाटक है। समस्या नाटक के अंतर्गत हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र ने क्या क्या बात कही थी। तो ये जो अंक है प्रश्न बनता है कि प्रश्न कितने अंक में विभाजित है। तो ये 3 अंक में विभाजित है। हम विस्तार से भी समझेंगे पात्रों की, इसमें पात्र कौन कौन से हैं। ये जैसे देख रहे हैं कि इब्सन पुरानी परिपाटी का काल्पनिक मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। यानी ये जो है इब्सन से भी प्रभावित थे। कौन? तो यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण इब्सन से प्रभावित थे। आइए चलते हैं हम सीधा नाटक की ओर। ये नाटक में कौन कौन से पात्र हैं जो कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नाटक के जो पात्र होते हैं उनके द्वारा हम नाटक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखेंगे सिंदूर की होली जो पात्र हैं वो रजनीकांत है। रजनीकांत मनोज शंकर है, मुरारी लाल है, माहिर अली हैं और भगवंत सिंह हैं, हरनंदन है, चंद्रकला है, मनोरमा है आदि पात्र हैं। तो ये जो रजनीकांत है ये डिप्टी कलेक्टर है। मनोज शंकर कौन है, मुरारी लाल कौन है, माहिर अली कौन है, भगवंत सिंह कौन है, चंद्रकला जो है रजनीकांत डिप्टी कलेक्टर नहीं है, मिसिंग। ये रजनीकांत जो है और मनोज शंकर मुरारी लाल यहाँ पे ये है डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं। ये डिप्टी कलेक्टर है और डिप्टी कलेक्टर की ही बेटी जो है वो चंद्रकला है। ठीक है, तो हम इन मुख्य पात्रों के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, चंद्रकला जो है मुरारी लाल की लड़की है, इसके बारे में हम जानते हैं। और एक रजनीकांत है जिससे मुरारी लाल की जो बेटी चंद्रकला है वो रजनीकांत से प्रेम करती है। तो यहाँ पे स्टोरी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती हैं और बाकी माहिर अली है, भगवंत सिंह हैं, हरनंदन है, मनोरमा है, इनके बीच भी ये बातें चलती हैं। तो हम सीधा नाटक की ओर चलते हैं। जैसे देखिए ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र इनकी जो नाटक है उसको हम पढ़ते हैं। जो नाटक है वो शुरुआत कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। बरसात का दिन था, प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो गया है। तो ये जो प्रथम अंक है, प्रथम दृश्य है जो कि बरसात का दिन से प्रारंभ होता है और प्राय एक पहर दिन आ चुका है। तो ये जो है इस कथन को हमें याद रखना होगा क्योंकि नाटक के जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है और ये हमें समझना होगा कि नाटक का जो शुरुआत है कहाँ से है। तो बरसात का दिन था, प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है अभी सवेरा हो रहा है, यानी सुबह का समय है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है मुरारी लाल। देखिए यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि मुरारी लाल जो है डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, और ये बंगला है। बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं और अंग्रेजी ढंग से लगा हुआ है। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज है और चारों ओर जो है लकड़ी की कुर्सियाँ रखी है। मेज पर अंग्रेजी अखबार, एक तश्करी में पान, इलायची और उसके पास ही एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट का डिब्बा रखा है। अब ये गोल्ड सिगरेट का डिब्बे की बात करते हैं तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरह का था। तो सिगरेट जो है वो गोल्ड फ्लैग सिगरेट का डिब्बा दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर से दीवार में अलमारियां हैं जिसमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी की जिल्द उखड़ गई है तो किसी की जिल्द का जो है कपड़ा सड़ गया है और गंदी दफी देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गुसवारा है जिसके खंबे का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और कहीं भद्दी ईंटें दिख पड़ती हैं। गुसवारे में दीवार के किनारे बांस की 2 कुर्सियां रखी है। गुसवारे के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं जिनके एक कमरे के दरवाजे गुसवारे में हैं और एक पीछे की ओर बड़े कमरे हैं। बड़े बड़े कमरे में बंगले की
बंगले के भीतरी भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल मुंशी माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। अब ये मुंशी की बात आ रही है। जो मुंशी माहिर अली है ये यहाँ पे इनके घर में कार्य करता है, और ये कार्य कब कितने वर्ष तक कर रहे हैं, तो ये 15 वर्ष तक इनके यहाँ का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद ही रखेंगे कि कितने वर्ष तक कार्य कर रहे हैं, तो 15 वर्ष तक ये कार्य उनके यहाँ करते हैं। कौन? तो मुंशी माहिर अली। और अपने अंगोछे से कुर्सियों को वो क्या कर रहा है, इधर उधर हटाकर झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल कहते हैं, कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। देखिए ये जो समय है ये इसको भी याद रखेंगे। यहाँ का समय जो है 9:30 यानी सुबह का समय है। आज मुकदमे अधिक हैं, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा, तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली आते हैं। माहिर अली आए थे उनके भतीजे, ये बताते हैं। मुरारी लाल कहते हैं, किसके भतीजे? माहिर अली कहते हैं, राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील है, वहाँ जो बातें हुई थी। अब भगवंत सिंह है ये मजिस्ट्रेट है, तो ये इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। भगत सिंह तीसरा पात्र आता है। तो भगवंत सिंह के भतीजे जो यहाँ वकील हैं, वहीं जो बातें हुई थी परसों, अब क्या बातें हुई थी उसके बारे में देखिए। मुरारी लाल कहते हैं, उत्साह? अच्छा, सिर पर हाथ रखकर आजकल बातें याद नहीं रहती। ये कौन कह रहा है? तो मुरारी लाल कह रहे हैं, हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है, ये बात कह रहे हैं। तो माहिर अली कहते हैं, तो वह तैयार भी है, लेकिन एक बात। मुरारी लाल कहते हैं कि क्या बात क्या? माहिर अली, पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसको उम्र 17-18 साल करीब है। देखिए जो लड़का है माहिर अली बात कर रहे हैं कि जो लड़का है वो मिलने आया है, वो कितने साल का है, तो यहाँ इसका जो उम्र है वो 17-18 साल का है। ठीक है, आप उसे कमज़ोर और करीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही खानदान का एक ही खून। मुरारी लाल, अच्छा तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ भगवंत बड़ा जालिम है। अब देखिए मुरारी लाल भगवंत को कह रहे हैं कि बड़ा जालिम है, लाखों रुपए रैयत की लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक आर्नेरी मजिस्ट्रेट था। अब ये मजिस्ट्रेट यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भगवंत सिंह क्या था, मजिस्ट्रेट था। ये देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट था। ठीक है, तो इस साल राय साहब भी हो गया है, उधर का सारा इलाका उसके रोब में है, जो चाहेगा कर लेगा, तो फिर मैं क्यों ना कुछ उसकी ओर देखने लगता है। माहिर अली कहते हैं, वह तो राजी है देने को 10,000 देकर, तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी, तो हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान मरवा डालेगा। किसकी जान की मरवा डालने की बात करते हैं, तो हम जब नाटक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पुलिस उसकी राय की ही है, इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही, इसलिए। मुरारी लाल, हाँ क्या इसलिए? माहिर अली कहते हैं, हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है ना। मुरारी लाल कहते हैं कि लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है। माहिर अली कहते हैं कि उसे तो हुजूर कुछ कहेंगे मान जाएगा ही, राय साहब को भी दबाकर सुलह करा दीजिए। मुरारी लाल कहते हैं कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा, मनोज को रुपया तो मिल गया होगा। अब मनोज जो है यहाँ पे आप देखेंगे, मनोज एक पात्र है, मनोज शंकर, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप स्टोरी को समझेंगे तो मनोज शंकर यहाँ पे पात्र जो है वो क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिल गया होगा, आज भी मिल जाएगा। अब कहते हैं मुरारी लाल, देखना कहीं उसे मालूम ना हो जाए। माहिर अली, किसे सरकार? मुरारी अली कहते हैं कि मनोज शंकर को यह बात केवल तुम ही जानते हो। अब देखिए मुरारी लाल कह रहे हैं कि मनोज शंकर को यह बात केवल तुम ही जानते हो, तो लेकिन आप, माहिर अली कहते हैं कि लेकिन आप यह दरबार क्यों कहा करते हैं, बार बार क्यों कहा करते हैं कि उसमें तो मैं भी है। तो मुरारी लाल कहते हैं, मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी, है ना। अब देखिए मनोज यहाँ पे मतलब जान जाएगा कि उसके पिता ने, किसके पिता ने, मेरी वजह से आत्महत्या की थी। यानी यहाँ जो बंसी है ना, जो एक पात्र है माहिर अली, मुंशी, बंसी कह रही थी मैं, मुंशी जो माहिर अली है वो इनका बेटा है। किसका? माहिर अली का बेटा मनोज कुमार है।
तो चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई थी। कह रहे हैं कि बात अभी तक छिपी हुई थी, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुँह स्याही बुझ जाएगी और मैं किसी का काम नहीं रहूँगा। कुर्सी पर झुककर उसकी गहरी सांसें खींचने लगता है। माहिर अली कहता है कुछ रूखे स्वर में, हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दो। मुरारी लाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम पर सुबह करूँगा। तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक की कोई ज़रूरत पत्र तो नहीं है। अब चंद्रकला जो है ये किसकी बेटी है? तो मुरारी लाल की बेटी है। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि माहिर अली को कहते हैं, प्रवेश करता है। माहिर अली का प्रस्थान होता है। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं, है ना। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है। अब देखिए यहाँ पे मुरारी लाल की उम्र क्या है? तो 40 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? तो 40 वर्ष की है। अब गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े हैं, दाढ़ी मुछ बनी हुई है, कमीज चौड़ी मोहरी का पायजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। इस वेश में मुरारी लाल पूर्ण युवा मालूम हो रहे हैं। तो देखिए मुरारी लाल का जो पहनावा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके रंग रूप के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गोरे हैं, स्वस्थ हैं, शरीर आंखें हैं छोटी चमकती हुई हैं, घने काले बाल हैं और कमीज चौड़ी मोहरी का पायजामा पंजाबी जूता पहनते हैं। ये मुरारी लाल का पहनावा है, गेटअप है। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश होता है जो कि यहाँ के मुंशी है। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। ये तो चंद्रकला की अवस्था जो अब देखिए, चंद्रकला की भी अवस्था, पिता जो है 40 वर्ष के हैं और बेटी जो है वो 20 वर्ष की है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, तो आप ये भी नोट डाउन कर लेंगे। जो तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है। अब बच्ची जो है वो लड़कपन है, कौन? चंद्रकला। तो उसकी सुंदरता और लुभावनी बना रही है। वह हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई है जिसके आंचल और किनारों पर जरी का काम बना हुआ है। अब मुरारी लाल माहिर की ओर देखकर, बाहर जाओ शायद आ रहे हो। माहिर अली का प्रस्थान होता है। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते हैं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? ये माहिर अली की बात करते हैं, ठीक है। तो चंद्रकला के मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। नहीं तो मुरारी लाल कुर्सी पर बैठते हुए, नहीं क्यों? तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एक टक उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला कहती है कि कुछ सहन कर लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उमड़ गई थी। उसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती है। तो ये दृश्य जो है, ये बात हम कर रहे हैं, तो ये लखनऊ की बात कर रही है। तो मुरारी लाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। ये अवस्था ही ऐसी होती है। पिछले बार गया था, नियम से नहीं भोजन करता है तो नियम से सोता है। मतलब ये जो है कुछ नियम में नहीं रहते, ना कभी खाना ढंग से, ना कभी सोना ढंग से। तो रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। अब कौन बांसुरी बजाता है? तो यहाँ पे मनोज बांसुरी बजाने वाला है। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से मैंने एक दूसरे के लिए कोई कहा तक अपनी जान न मालूम इस संकट, इस झंझट में कब तक छुटे मिलेगी। ये जो कथन है ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये मनोज शंकर के बारे में मुरारी लाल कह रहे हैं। तो चंद्रकला संदेह और उद्वेग से इनकी ओर देखती है। लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं, नहीं तो आपका कोई संबंध नहीं। मुरारी लाल कहते हैं कैसे बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। मुरारी लाल को कहते हैं। तो चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं कि? मुरारी लाल, हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं। या तुमसे कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था। इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ ही रहेगा। ये मुरारी लाल जी कह रहे हैं। किसके बारे में? मनोज शंकर के बारे में। तो चंद्रकला कहती है, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें,
मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। मुरारी लाल कह रहे हैं कि ये क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको तो मैंने बीए तक, तो जो चंद्रकला है वो क्या है, पढ़ी लिखी कैसी है, तो बीए तक पढ़ी हुई है। चंद्रकला का स्वभाव, मुरारी लाल तश्तरी से पान निकालकर मुंह में डालते हैं। उसका स्वभाव कैसा है, तो वो पान खा रहे हैं। माहिर अली का फिर प्रवेश होता है। आ गए एक आदमी और साथ में। मुरारी लाल जल्दी से उठकर, मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले जाओ, उन लोगों को यहाँ बैठाकर फिर मैं थोड़ी देर यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन माहिर अली कहते, लेकिन मुरारी लाल, भीतर दरवाजे कोई बात नहीं है, मैं तो फिर आ ही जाऊँगा। माहिर अली गुस्वारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह हरनंदन सिंह का प्रवेश होता है। अभी नए पात्र आते हैं यहाँ पे, कौन, तो भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश होता है। भगवंत सिंह जो देखिए माहिर अली का हाथ पकड़कर साहब कहाँ है ये पूछता है। किसका हाथ पकड़ गया है, तो माहिर अली का हाथ पकड़ता है और साहब कहाँ है पूछते हैं। तो माहिर अली कहते हैं रुखे स्वर में, भीतर ही है, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं, मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। उसका हाथ पकड़, चलिए आप भी भीतर। अब दोनों हाथ पकड़कर यहाँ भगवंत सिंह एक दूसरे को हाथ पकड़कर चले जाते हैं। माहिर अली जो है भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो माहिर अली आते हैं और बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरनंदन की ओर देखते हुए, हाँ आप भी बैठिए कहा जाता है। और माहिर अली कहते हैं आप बैठते क्यों नहीं साहब, कड़े शब्दों में, है ना, यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन समझकर सहम कर बैठ जाते हैं। जैसे जिस तरह से आवाज़ आती है तो वो दोनों सहम कर बैठ जाते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं, कहिए लाए हैं। भगवंत सिंह कहते हैं हरनंदन की ओर संकेत कर, हाँ लाया गया है साहब। माहिर की ओर देखता है, अब माहिर अली की ओर देखता है ना। तो माहिर अली जो है वो नहीं चाहते कि उनके बीच में वो रहें। साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते, हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर यहाँ और वहाँ जवाब देने की भी तो कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन उसी दिन का। देखिए ये जो लाने वाली बात है वो क्या लाने वाली बात है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये अपने हाथ से नहीं लेते, मुँह निकालते क्यों नहीं, रखिए यहाँ इस मेज़ पर। अब बोलते हैं निकालते क्यों नहीं, यहाँ पे रख दीजिए। तो भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन का संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसके बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रख देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या रख रहा है वो, यहाँ पे वो नोट रख रहा है। कितने नोट, कैसे नोट, किस लिए नोट, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसके बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रुमाल की गांठ खोलकर मेज पर रखता है। भगवंत सिंह कहता है माहिर अली की ओर संकोचित दृष्टि से देखते हुए, गिन लीजिए ना, है ना, वो गिन लीजिए की बात करता है। तो माहिर अली भगवंत की ओर तीव्र दृष्टि से देखता है। माहिर अली किसको भगवंत की ओर देखता है, कहिए भी कितना है, यहाँ चढ़ आने का काम आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। ये माहिर अली का कथन है। तो भगवंत सिंह कहते हैं 10,500 है। अब देखिए यहाँ पे जो बात आ रही है वो कितनी की बात आ रही है, तो 10,500 की बात आ रही है। कितने की बात आ रही है, तो 10,500 की। माहिर अली, अच्छा तो 500 और, अब देखिए 500 और की बात चल रही है। यहाँ पे किस तरह से बार्गेनिंग चल रही है ना, मुस्कुराते में 500 आपके लिए है। हरनंदन कहते हैं कि मुस्कुराकर 500 रुपये आपके लिए है। माहिर अली, मेरे लिए। माहिर अली 500, माहिर अली को 500 रुपये की बात, तो हरनंदन सिंह कहते हैं जी हाँ आपके लिए। भगवंत की ओर संकेत कर अपने बाबू साहब को समझा, क्या है इस कलेजे का आदमी इस ज़िले में नहीं। हाँ साहब, अभी आपका कभी सबका साहब नहीं है, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस ज़िले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इनकी तबीयत ना जानता हो। लाखों रुपए इन्होंने हाकिमों की खर्च कर दिया है, हाकिमों के लिए खर्च कर दिया है। माहिर अली की ओर देख कर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोच कर, अच्छा वह अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग कर देता है। कौन कर देता है, तो हरनंदन 5 नोट अलग निकाल कर देता है। भगवंत सिंह 100 के 100 हरनंदन की ओर देखता है।
हरनंदन सिंह, जी हाँ। माहिर अली की ओर देख कर, हाँ ले आइए, ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। कौन? माहिर अली 5 नोट निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। तो शेष नोट जो है दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में क्या है, आप लेकर भाग जा रहा है ना। हरनंदन सिंह साहब ने इसको शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह कहता है कि हरनंदन कहते हैं ना, तो भगवंत सिंह कहता है कुछ सोचकर क्या कहा जाएगा। हरनंदन सिंह किससे? भगवंत सिंह साहब से। और किससे? हरनंदन सिंह, आप चुपचाप बैठे रहिएगा, मैं सब कह लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब क्या? अब क्या? तो देखिए भगवंत सिंह कहते तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक के वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। हाँ, यह तो कहा जाएगा ना कि उसकी ओर ध्यान से देखकर तुम उसके चच्चा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुम भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं, क्यों? ठीक होगा ना। ये देखिए भगवंत सिंह का कथन है, मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम ना आए अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो। रिश्तेदारी के परवाह मुझे नहीं है। इसकी परवाह नहीं है? हरनंदन कहता है कि रिश्तेदार की मुझे परवाह नहीं है। बने थे जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दे दिया, तब अब बिगड़ जाने पर अब जब अपने ही लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे क्या दे देंगे। भगवंत सिंह मुस्कुरा कर कहते हैं क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था। फिर मुस्कुरा कर हरनंदन कहते हैं आप भी 2 पेड़ शीशम की इतनी बात, उतनी लकड़ी तो अपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। भगवंत सिंह, अब ये भगवंत सिंह और हरनंदन के बीच में बातें चलती रहती हैं। दस्तावेज में फेर दूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो, नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा। नहीं इस घर में सही कोठी को कितना देना है। हरनंदन फिर कहते हैं आपसे लेकर वही 1000 दिया, 1000 होगा, सूद जो कुछ 150 रुपये और हो। तो यहाँ पे देखिए 150 रुपये की बात, 1500 की बात चलती है। तो इस बार चल कर 1500 और ले लो, बंगले में सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो। जो आपने देखा था कि जो मुरारी लाल का घर कैसा था, है ना, बंगला कैसा था, तो 1500 और ले लो, बंगले के जो सीमेंट है और किवाड़ भी आप लगा लो, हो जाएगा सब इतने में। तो हरनंदन कहते हैं अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में, कोठी का हिसाब भी साफ़ हो जाएगा, बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। हाँ हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते वह 18 बरस का लड़का चालाकी में आपसे कम नहीं। अब ये 18 वर्ष की बात जो चल रही है वो कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। 18 वर्ष का लड़का है जो बहुत ही चालाक है, अपने आप से कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, वहाँ गया, पहर भर रात बीत जाने के बाद वह तिलक की तैयारी हो रही थी। मैं तो यह समझे था कि नहीं आएगा। वहाँ गया लेकिन जल तक नहीं पिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। मुस्कुराकर मैं जाकर देखता हूँ, आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है, औरतों को इधर उधर करके गुस्वारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता भूत की तरह है, भूत की तरह ना, बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर में बांध दिया, चादर और अंगूठी भी उसे दे दी। इस तरह का कार्य जो है यहाँ पे किया जाता। तो ये हरनंदन सिंह कह रहे हैं, है ना। अब चुप होकर भगवंत सिंह इसकी ओर देखने लगता है। भगवंत सिंह कहते हैं तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत। हरनंदन सिंह कहते हैं खैर इज्जत बिगड़ती है ना, बिगड़ती, लेकिन इतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चल कर आपका पैर पकड़ लूं और कहूं कि उसे सुलह कर लीजिए। भगवंत सिंह कहते हैं कि हूँ तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उससे सुलह करूँगा। यही कहने के लिए मैं मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूँगा। उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूँगा। मेरा कोई लड़का होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता।
है ना। अब देखिए भगवंत सिंह कह रहे हैं कि अगर उसका लड़का होता तो मेरे उम्र का मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल को गलाने की चीज़ें होती है, दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली मैंने और 1 लाख रुपए नकद जमा किया। उसकी मजाल है कि मेरा जवाब दे। अब ये जो बात हो रही है वो ज़मीन के लिए हो रही है, ठीक है। तो ज़मीन की बात हो रही है, तो ज़मीन में क्या क्या कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हरनंदन सिंह कहते हैं लड़कपन है, साल भर ही नहीं हुआ है, घर का मालिक जो है मरा है। सोचता है कि हर गाँव में आपके खेवट में हिस्सेदार हैं, परते पर हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह कहते हैं कि यह 10,000 आज इसलिए दिया है कि आपने 2 आने के पट्टीदारों को भी हली हुकूमत मिले। ये भगवंत सिंह जो है 10,000 की बात कर रहे हैं ना। तो एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, कहाँ मेरे यहाँ काम करते हैं इसलिए उसके यहाँ भी करे। 2 दर्जा अंग्रेज़ी पढ़ा ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। शादी गमी के कहार काम करते हैं, मैं नहीं मना करता, अब वह भी बंद कर दूंगा, बंटवारा करा ले। तुम तो उसके चच्चा हो। हाँ, टेढ़ी कर सिर हिलाते हुए उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ शुभ के अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन को गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला गया। नातेदारी का वह मोह रखना तो हो तो उसे से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल भी ठिकाना नहीं है और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर औरों को दे डालो। और जिस तरह से वह कहता हूँ हरनंदन सिंह सहम कर। अब देखिए मैं तो सब तरह से तैयार हूँ, मेरे यहाँ वह आएगा नहीं तो भोजन में एकाएक चुप हो जाता है। भगवंत सिंह कहते हैं हरनंदन के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे सखियाँ दे दो उसी दिन, हाँ जी उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। हरबंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन कुर्सी छोड़कर उठते हैं। अब यहाँ से आपको और भी कहानी नाटक जो है और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो हरनंदन की बात चल रही है, भगवंत सिंह की बात कर रहे हैं, ये मुरारी लाल को 10,000 पैसे देने आए हैं। वो क्यों देने आए हैं? यहाँ पे एक भूमि की बात चल रही है। यहाँ पे जब भूमि क्या है और किसके लिए पैसा दिया जा रहा है तो आगे स्पष्ट होगा। आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर मुरारी लाल कहते हैं बैठे रहिए। उस दोनों से बारी बारी तनिक सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठते हैं। राय साहब बैठिए आप। हरनंदन की ओर तो देखिए, हरनंदन की ओर संकेत कर आपका परिचय। भगवंत सिंह जो कौन है तो यहाँ पे राय साहब हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट से राय साहब हो जाते हैं। आप मेरे मामू के लड़के हैं। भगवंत सिंह क्या कहते हैं? आप मेरे मामा के लड़के हैं। तो मुरारी लाल कुर्सी से उठते हुए आप लोग बैठ जाए। दोनों कुर्सियों पर बैठते हैं। आपके सगे मामू के लड़के हरनंदन की ओर देखता है। भगवंत सिंह जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मेरे दादा और उसके दादा जो सगे भाई थे, मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने भी कभी मेरा उत्तर नहीं दिया। गहरी सांस खींचकर दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए, चुप होकर बड़े दुख से उसकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, ये कह दिया उन्होंने, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार से कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता और यही संसार का लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है, ये मुरारी लाल कहते हैं। तो भगवंत सिंह कहते हैं विरक्ति से स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। अब ये जो 17-18 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये कौन लड़का है तो देखिए यहाँ पे मुरारी लाल कहते हैं अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह कहते हैं जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में, उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है, घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। अंग्रेजी फैशन बनाकर घूमता है, 1 नंबर का आवारा हो गया है। अब
देखिए जो 18 वर्ष का लड़का है वो कैसे रहता है, उसके खान पान कैसा है, कैसा उसका रहन सहन है, उसके बारे में बात कर रही है और कहते हैं एक नंबर का आवारा हो गया है, ये भगवंत सिंह बताते हैं। और मुरारी लाल कहते हैं हाँ साहब रहता तो है बड़े ठाठ से, और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ। अब मुरारी लाल कहते हैं हाँ मैंने तो सुना है, अभी कुछ सोच कर कई दिन हुए हैं। वहाँ के थानेदार कह रहे थे दौरे में कानूनगो ने कहा था हरनंदन की ओर देखकर आप उसे समझा क्यों नहीं देते, आप तो उसके संबंधी हैं। भगवंत सिंह कहते हैं पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे, मैं तो खैर इन दोनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं, कैसी भी कभी किसी तरह की शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुँची। सिंदूर की होली में मुरारी लाल जो है मुस्कुराकर, लेकिन हाँ उसके बाप का नाम क्या है, रमापति ना था। हरनंदन सिंह ने कहा जी, लेकिन उनसे भी तो आँख से नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला जिसके वारिस वह थे, उनके और आपके बीच में हाई कोर्ट तक लड़ता गया, जिससे वे मुसम्मात के वारिस करार दिए गए। भगवंत सिंह कहते हैं सहमकर जी हाँ, वह तो हक का मामला था। मुरारी लाल मुस्कुराकर आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वे क्यों, आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवंत सिंह समझकर जी हाँ। हरनंदन क्यों नहीं आप इस लड़के को समझा देते। असमंजस के साथ हुजूर मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर में नहीं आ गया, मेरा भी विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल कहते भगवंत सिंह वह चाहता क्या है, लड़का जो है वो चाहता क्या है। कुछ सोचते हुए वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है, बस अपने आप का क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है उसको। बुराई तो आपकी छुपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाज़ारों में कपड़े होली जलाता है, इस फिक्र, मुरारी लाल कहते इसकी फ़िक्र सरकार खुद कर लेगी। भगवंत सिंह घबरा कर सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल मुस्कुराकर लेकिन मैं नहीं समझता उसके गांजा पीने से, लगानबंदी से आप क्यों उजड़ रहे हो। भगवंत सिंह इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। मुरारी लाल कहते हैं और ज़मींदारन तो है, अपनी वसूली भी उसने छोड़ दी है। भगवंत सिंह सरकार रुककर सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। कुछ सोचते हुए हरनंदन के संकेत कर आप कृपाकार बाहर तो जाइए, मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत कर आपसे बातें करना। हरनंदन का प्रस्थान होता है। राय साहब। भगवंत सिंह जी। मुरारी लाल लड़का है आप बुढ़े हुए हैं, लड़का है और आप बुढ़े हुए। भगवंत सिंह जी। मुरारी लाल आप खुद विचार कर लीजिए। भगवंत सिंह कहते हैं भराई हुई आवाज़, मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं था मैं नहीं। मुरारी लाल चौंक कर आप कौन करना चाहते हैं। भगवंत सिंह मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रखें। अब देखिए हाथ पैर टूटने की बात कहाँ से आ गई है ना, ये भी देखिए। आप कहिए मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा, है ना। ये मुरारी लाल कहते हैं। तो भगवंत सिंह कहते हैं हुजूर घबरा कर उनकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल परेशान ना होइए, मुझे इतना मौका दीजिए मैं उसे समझा सकूं। भगवंत सिंह कहते काँपती है आवाज़ में, लेकिन हुजूर घबरा कर और देखता है और धरती की ओर देखने लगता है। मुरारी लाल चौंक कर क्या हो गया आपको। भगवंत सिंह कहते हैं हाँफते हुए अब क्या हो सकता है हुजूर। कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है, तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए अरे काँप क्यों रहे हो जी, तुम्हारे तरह का व्यक्ति जो तो मेरे देखने में नहीं आया। नाइक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो, तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहे हैं, तुम्हारी तबीयत भी शैतान, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं। मुरारी लाल ये सब चीज़ें कह रहे हैं उस लड़के के बारे में। हाय राम। भगवंत सिंह कहते हैं हाय राम, उठकर उनके पैर पर गिरते हुए अब क्या होगा सरकार, अब तक जो होने का हो चुका होगा। मुरारी का चौंक कर उठते हुए क्या हो गया होगा। भगवंत सिंह कहते हैं अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारी लाल मारा गया होगा, कैसे मारा गया होगा, क्यों। भगवंत सिंह उस दिन हुजूर ने कहा था, मैंने कहा था, क्या कहता है बेईमान। मुरारी लाल कहता है मैंने कहा था, क्या कहता है बेईमान, मैंने कहा था पट्टेदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था। अब मुरारी लाल देखिए किसके बारे में कह रहे हैं, तो मैंने कहा था पट्टेदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, है ना, भतीजे को मारने की बात है, खून करने को मैंने कहा था। यहाँ पे अब मुरारी लाल जो है यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वो किस तरह से किसको मरवाने की बात करते हैं। भगवंत सिंह जोर से सांस लेकर अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा, जो कुछ कहा जाए मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल कहते हैं क्या हाजिर हो।
भगवंत सिंह जितना आज दिया है उतना और। अब भगवंत सिंह कहते हैं आज मैंने जितना दिया था उतना और। उस मुरारी लाल कहते हैं कुछ सोच कर, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उसके 4 गुना इससे कम नहीं, 4 गुना और उससे कम नहीं। भगवंत सिंह कहते हैं कि उतना तैयार नहीं है, उनकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती पर बैठकर उसने पैर पकड़ लेता है। मुरारी लाल कहते हैं उसे पैर से ठेल कर, उससे कम नहीं, धरती फोड़ कर, आकाश छेद कर, जहाँ से हो सके उससे कम नहीं। अब मुरारी लाल जो पैसा मांगे हैं वो उससे कम नहीं। कुछ सोच कर बस चले जाओ, देखो यहाँ होने ना पाए, उस लड़के को वो चोट ना लगे, सावधान, बस हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था, अगर वह मेरा लड़का हुआ होता, उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसकी वह रत्नार आँखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। हाँ याद आ रहा है। नहीं, उठो, भगवंत सिंह उठता है, चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए, खड़े हो क्यों हो जाते हो, क्यों नहीं। अब यहाँ पे चोट ना आए इस तरह की बात करें तो भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारी लाल मुख क्रोध आशंका से लाल हो उठता है, पत्थर की तरह क्यों खड़ा है। भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है ना। तो मुरारी लाल के मुख जो है वो क्रोध आशंका से लाज हो उठता है, पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है। भगवंत सिंह ये कहते हैं कि वह खड़ा होकर धरती की ओर देखता है ना। तो टूटते हुए स्वर में भगवंत सिंह कहते हैं मैं आदमियों को कह आया था, अब तक वह मारा गया होगा। अब वो भगवंत सिंह ने वो उसे क्या कर लिए है, मारने के लिए कह दिया, वो मर भी गया होगा। तो मुरारी लाल कहते हैं दुख से, ओ ये दूसरी मृत्यु। दोनों एक दूसरे से भयंकर झुक मेज पर सिर रख देते हैं। फिर एकाएक खड़ा होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर चले जाओ, मोटर से जाओ, अगर अभी तक वैसा ना हुआ हो, कदाचित इस पर ना बचा दिया हो तो फिर नहीं जाता शैतान को। से आवेश में उनका सिर हिल उठता है। भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतर दरवाजे में प्रवेश होता है। तो माहिर अली खाना तैयार है हुजूर। अब ये सब चीज़ें भगवंत सिंह, हरनंदन और जो है मुरारी लाल के बीच में वार्तालाप होती हैं। फिर अब खाना तैयार है करके उनको बुला लिया जाता है। मुरारी लाल जो है कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर झुकाकर माहिर अली आते उसके पास पहुंचकर हुजूर। मुरारी लाल क्या होगा, गहरी सांस खींचता है। माहिर अली विस्मय, कोई तकलीफ़ है, क्या हुआ सरकार। मुरारी लाल कहते हैं इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली कहते हैं किसको, किसने, कब, मैं तो नहीं जानता। क्या। आप देखिए यहाँ पे कैसे बातें चलती हैं। मुरारी लाल इसी राय साहब ने उस लड़के को जो उस दिन यहाँ उसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता में यह कहा गया था अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। ये कथन आप ध्यान रखेंगे कि यदि मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे, मैं देख रहा हूँ, उसने सोचकर कहा। ये कथन मुरारी लाल कह रहे हैं इसके बारे में, तो उस लड़के के बारे में। तो सत्र होकर मरवा डाला। माहिर अली कहते सत्र होकर मरवा डाला। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, राय साहब है ना हाँ आर्नेरी मजिस्ट्रेट है, गिरफ्तार नहीं हुआ, होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए, खून छिपा लेना क्या है उसकी, और नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा सरकार, उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। एकाएक फर्श पर बैठ जाता है ना। और ये सब बातें चलती रहती है। तो यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ, माहिर अली कहते हैं कि मैंने तो आपसे कभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया। मुरारी लाल कहते हैं उसे मारने के लिए बदमाशों का ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले। सॉरी उसका उस दिन उस शैतान की कार्रवाइयों से घबरा कर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गिरस्ती का बोझा पड़ गया। हुजूर उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था, वो राय साहब का कर्ज ले चुका था। माहिर अली कह रहे हैं और अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब को होगा। ये सब प्रथम दृश्य की बात चल रही है। ज़रूर ऐसी बात थी, उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है कि उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। कमीज की आस्तीन समेट कर इधर देखो, मेरे रोए फूट गए हैं, जैसे फिर सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उसमें मेरी वजह। माहिर अली कहते हैं मैंने पहले कहा था वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। माहिर अली कहते हैं तो कानून के डर से उसने इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती।
सहम कर मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में भलाई बुराई भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता है। 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता है। आजकल का कानून ही ऐसा है, इससे सज़ा उसको नहीं दी जाती तो अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। ये बात मुरारी लाल कहते हैं। और आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसके मरवाने का इंतजाम यह कराया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी कि इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। तो मुरारी लाल कहते हैं यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। उससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इसी तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगा। चंद्रकला को भेजना, ये चंद्रकला उनकी बेटी को भेजना की बात कहते हैं माहिर अली। लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारी लाल कहते हैं आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इस बात का रज है। क्या देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिखला सकता हूँ। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल दीवार की अलमारी खोलकर एक पुस्तक निकालते हैं। पुस्तक मेज पर रख कर उसके पन्ने इधर उधर करने लगते हैं। कई पन्ने इधर उधर पलट पलट कर उसकी पुस्तक को खुली मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरा पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने से जल्दी जल्दी उलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर मेज पर किनारे खड़े होकर उसे जैसे कुछ पढ़ते रहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं। फिर मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर उसके छत की ओर देखते हैं। दूसरे ही क्षण पुस्तक उठाकर दूसरे कमरे के फर्श में फेंक देते हैं और पुस्तक के गिरने के साथ ही हाँ से आवाज़ होती है और वह कमरे के बाहर होकर गुरुद्वारे से नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में जाते हैं। तो माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश होता है। अब ये माहिर अली मुरारी लाल और हरनंदन के बारे में हमने बात कही, भगवत जी के बारे में बात की। अब हम चंद्रकला के बारे में करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं चंद्रकला के बारे में। भाग 1 जो है लक्ष्मी नारायण सिंदूर की होली नाटक के बारे में हम पूरे नाटक को विस्तार से रूप से समझेंगे और स्टोरी इस नाटक के माध्यम से पूरा कथन भी समझेंगे। पात्रों को क्या क्या बीच में क्या क्या हुआ था इसको भी पूरा समझेंगे। तो मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। शुक्रिया। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।